Hello everyone, my name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this platform of Learn and Compete. So थर्मोडायनामिक्स लेक्चर की सीरीज़ हम कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, सिस्टम की स्टेट किसको बोलते हैं और जब सिस्टम की स्टेट में चेंज आता है तो उसको प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने डिटेल में स्टडी की थी। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लें। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या क्या कंडीशन होगी जिन कंडीशन पे किसी प्रोसेस को हम रिवर्सेबल प्रोसेस बोलेंगे, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हमको एक और चीज समझनी होगी, दैट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तीन पार्ट है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। सो किसी भी सिस्टम को हम कब बोलेंगे कि वो सिस्टम हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, जब ये तीनों इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, सपोज कोई सिस्टम है, अब इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। कोई सिस्टम है सपोज, ठीक है, इस सिस्टम के लिए मैं कह रहा हूं थर्मल इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, ओके सेटिस्फाई है, बट केमिकल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई अगर नहीं है तो ये सिस्टम हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये तीनों इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होंगे। ओके, सो मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और केमिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, तभी कोई हमारा सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। देखो नाम से ही क्लियर है, थर्मल। ठीक है, इक्विलिब्रियम मीन्स एक समान। सो अगर टेम्परेचर हमारा सेम हो, ठीक है, अगर टेम्परेचर सेम हो, ठीक, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर अगर सेम हो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सो हम बोलेंगे कि सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। तो जब भी इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर होगी तो हम बोलेंगे कि सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जांपल ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल, ये कोई सिस्टम है। सपोज इस सिस्टम में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री है, यहाँ पे टेम्परेचर 28 है, यहाँ पे टेम्परेचर 25 है, यहाँ पे 24 है, ठीक है, यहाँ पे 25 है, ये इस तरह से है। तो इस सिस्टम में जो टेम्परेचर है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, तो ये वाला सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम हमारा नहीं होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब पूरे सिस्टम में ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होगा। सपोज यहाँ पे भी 30 है, 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 यहाँ पर भी 30 है, ये भी 30 है, तो ये होगा हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा ये वाला सिस्टम। सो थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इक्वल है पूरे सिस्टम में तो वो सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, हम इसको टर्म को यूज कर सकते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी। ठीक, तो आपको पता है कि एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो ये सपोज कोई सिस्टम है और यहां पे ये सराउंडिंग। अब अगर आपको बताना है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, सो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, सपोज सराउंडिंग का भी टेम्परेचर 30 डिग्री है और सिस्टम के अंदर भी हर पॉइंट पे टेम्परेचर 30 डिग्री है, सो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों हमारे क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर? सिमिलरली कोई भी दो सिस्टम है, एक सिस्टम ये है, कोई सपोज एक सिस्टम ये दो सिस्टम है, सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, तो ये दोनों सिस्टम अगर हमको चेक करना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे? दोनों का टेम्परेचर। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ,
ठीक है, अगर सेम टेम्परेचर हुआ दोनों का, सो दैट मीन्स ये दोनों हमारे किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक, सो थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। ओके, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अगर फोर्सेस जो लग रहे हैं पूरे सिस्टम पे, अगर वो फोर्सेस सेम हैं तो हम बोलेंगे कि जो हमारा सिस्टम होगा वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में जनरली हम डील करते हैं किसके साथ, गैस के साथ। ठीक है, तो गैस में जो ये हम फोर्स की बात करते हैं तो जनरली ये कौन सा फोर्स होता है, प्रेशर फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, ये प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स मतलब प्रेशर फोर्स कब इक्वल होगा, जब प्रेशर सेम होगा। ठीक है, सो यहां पे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को और क्या बोल सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ प्रेशर, इक्वालिटी ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो अगर प्रेशर सेम है तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम किस में होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, सो मेनली तो डिफाइन कैसे है, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हम डील करते हैं गैस के साथ, और वहां पे जो फोर्स जनरली, ठीक है, जो हम कंसीडर करते हैं वो हम बात करते हैं प्रेशर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर प्रेशर सेम होगा तो प्रेशर फोर्सेस भी सेम हो। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम पे अगर सपोज ये कोई सिस्टम है, तो किसी भी सिस्टम पे अगर प्रेशर जो एक्ट करेगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई गैस है, यहाँ पे कोई गैस है। ठीक है, अभी गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वॉल पे क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, और यही नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, हमारा प्रेशर। तो अगर सिस्टम पे हर पॉइंट पे अगर प्रेशर सेम है तो दैट मीन्स जो हमारा सिस्टम है वो क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, सिमिलरली ये सपोज हमारा सिस्टम है, अगर हमको चेक करना है कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ये हमारा सराउंडिंग है। सपोज सराउंडिंग पे टेम्परेचर अगर मैं बोल रहा हूँ P1 है, और सिस्टम का भी अगर टेम्परेचर P1 है हर पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे सिस्टम और सराउंडिंग हमारे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होंगे। सिमिलरली कोई दो सिस्टम हमको चेक करने हैं, तो अगर दोनों सिस्टम के अंदर प्रेशर सेम है तो वो दोनों सिस्टम हमारे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होंगे। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम प्रेशर का यूज करते हैं, और थर्मल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मींस इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस इक्वालिटी ऑफ प्रेशर। लास्ट आता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मींस इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, मींस इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इट इज सेम केमिकल पोटेंशियल, सेम केमिकल पोटेंशियल। इट मीन्स, क्या मतलब है इसका, इट मीन्स कि सिस्टम के अंदर कोई केमिकल चेंजेस नहीं होने चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, सपोज ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये कोई आप सपोज सिस्टम है हमारा, ये कोई सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन अलग है और वाटर अलग है, पता चला थोड़ी देर बाद, सॉरी हाइड्रोजन अलग है, वाटर अलग है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, रिएक्शन चल रही है, थोड़ी देर बाद हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, सो केमिकल पोटेंशियल सेम, सॉरी जीरो केमिकल पोटेंशियल आएगा यहाँ पे, आई एम वेरी सॉरी, करेक्शन है, जीरो केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, सो केमिकल पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम नहीं होनी चाहिए, तो तभी हम बोलेंगे वो सिस्टम हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, सो ये तीन इक्विलिब्रियम होने जरूरी हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, सो उस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए हर पॉइंट पे, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, प्रेशर भी सेम होना चाहिए हर पॉइंट पे, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल रिएक्शन भी उसके अंदर नहीं चलनी चाहिए, तो दैट मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या सराउंडिंग के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, अगर सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर सेम है सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, और कोई अगर रिएक्शन नहीं चल रही होगी सिस्टम में तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा। सो दैट मीन्स हमारा सिस्टम और सराउंडिंग आपस में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। आई होप आपको ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज द रिवर्सेबल प्रोसेस।
तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन। देखो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो इन एवरी चैप्टर वी विल यूज द टर्म रिवर्सिबल प्रोसेस। सो ये आपको अभी से यहीं पे अच्छे से क्लियर कर लेना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते किसको है, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। सो यहां पे है अ प्रोसेस इज said to be reversible if reverse follows the same path without leaving any effect on system or surrounding। सो वो प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं कि अगर हम उस प्रोसेस की डायरेक्शन को रिवर्स करें और रिवर्स भी अगर सेम पाथ फॉलो करे, ठीक है, और उसका सिस्टम पे और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट ना हो, उसका सिस्टम पे और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट ना हो, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज ये कोई भी सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम है हमारा कोई भी स्टेट 1 पे, ठीक। अब आपको पता है स्टेट किसको बोलते हैं, सिस्टम की कंडीशन को स्टेट बोलते हैं, ठीक है। सो दैट मींस यहां पे हमने सिस्टम की कंडीशन देखी, इसकी प्रॉपर्टीज देखी। सपोज यहां पे प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है, ठीक है। तो यहां पे ये सिस्टम हमारा एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ध्यान से देखना, हम सिस्टम देखो स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 हम तभी बता पाएंगे स्टेट अगर उस टाइम पे सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, ठीक है। अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा तो दैट मींस टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो उस टाइम पे हम टेम्परेचर और प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम नहीं होगा तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा और प्रेशर भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक। आपने मेजर किया, थोड़े टाइम बाद वो फिर चेंज हो गया। सो अगर हम बोलते हैं कि सिस्टम की ये स्टेट है, सो दैट मींस वहां पे उस टाइम पे वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ठीक है। तभी हम उसकी कंडीशन जान पाएंगे। अगर वो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तभी हम उसकी कंडीशन जान पाएंगे और तभी हम बता पाएंगे सिस्टम की स्टेट को। तो मैं बोल रहा हूं सिस्टम सपोज हमारा स्टेट 1 पे है, तो मतलब यहां पे इक्विलिब्रियम में होगा कुछ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इस सिस्टम के साथ मैंने सपोज एनर्जी का इंटरेक्शन किया, मैंने हीट ट्रांसफर किया। यहां से मैंने इसको हीट ट्रांसफर किया, कितना हीट ट्रांसफर किया मैंने, यहां पे सपोज इसको 30 यूनिट हीट ट्रांसफर किया। अब ध्यान से देखना, अब ये सिस्टम है और सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है वो तो सराउंडिंग है। तो ये 30 यूनिट हीट हमारा कहां से आया, सराउंडिंग से आया, ठीक है। 30 यूनिट हीट कहां से आया, सराउंडिंग से आया, और कहां पे गया, सिस्टम पे गया, ठीक है, ओके। अब जब हीट का इंटरेक्शन होगा तो यहां पे सिस्टम की जो स्टेट है वो स्टेट चेंज होगी, ठीक, क्योंकि सिस्टम की कंडीशन चेंज होगी। अब आप हीट दे रहे हो ना, तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, तो कंडीशन चेंज होगी इसकी, ओके। तो ये 30 यूनिट हीट का ट्रांसफर करने के बाद सपोज मैं बोल रहा हूं ये सिस्टम हमारा स्टेट 1 से, ठीक है, यहां से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट पे चला गया और ये है सपोज कोई स्टेट 2। यहां पे कोई प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम V2 है, ठीक। ध्यान से सुनना बिल्कुल बात जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मैंने बोली है एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं। ये सिस्टम हमारा स्टेट 1 पे था, स्टेट 1 पे था मतलब यहां पे ये इक्विलिब्रियम में था, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में था। तो जब इक्विलिब्रियम में था तो हमने इसकी कंडीशन चेक कर ली, हमने टेम्परेचर देख लिया, प्रेशर देख लिया और हमने बोल दिया कि इसको एक नाम दे दिया कि ये स्टेट 1 पे। अब उसके बाद हमने क्या किया, हीट का इंटरेक्शन किया, तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम पे आई कितनी, 30 यूनिट्स। तो जब हीट का इंटरेक्शन हुआ सिस्टम के साथ तो ऑब्वियसली बात है उसकी कंडीशन में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो कंडीशन में चेंजेस आए तो कुछ टाइम के बाद हमने देखा उसका प्रेशर P2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, और यहां पे ये सिस्टम फिर हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। तो हमने बोल दिया इस टाइम, इसको नाम दे दिया कि ये स्टेट 2 पे, ठीक है। तो जब सिस्टम की स्टेट चेंज होगी, स्टेट 1 से स्टेट 2 हुआ, तो कभी भी सिस्टम की स्टेट चेंज होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आप अच्छे से जानते हो, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं, प्रोसेस, ठीक है। ये हम बात प्रीवियस वीडियो में पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो में एक बार इसको देख लेना। तो सिस्टम की स्टेट चेंज हुई तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे प्रोसेस हुआ। तो इसको अगर थर्मोडायनामिक स्केल पे अगर हमको शो करना होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको शो करता हूँ सपोज, तो सिस्टम हमारा पहले सपोज यहाँ पे था स्टेट 1 पे, अब सिस्टम हमारा यहाँ पे हो गया स्टेट 2 पे।
तो ये स्टेट 1 सपोज, और ये हमारा स्टेट 2। तो स्टेट 1 से 2 यहाँ पे सिस्टम गया, स्टेट 1 से 2 गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे इस तरह गया स्टेट 1 से 2, ओके, ये हुआ। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ 1 से 2, और ये सिस्टम हमारा गया 1 से 2। सपोज ये हमको पता है, ये डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूं, इस पाथ से गया 1 से 2, ओके। अब रिवर्सेबल प्रोसेस किसको बोलेंगे? अब ध्यान से देखना, अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स करें, अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स करें और रिवर्स भी सेम पाथ फॉलो करें और सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट ना आए उसका, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर हमारे को हम 1 से 2 आए, अगर हमारे को सपोज दोबारा 2 से 1 जाना है, अगर हम 2 से 1 जाएं और 2 से 1 जब जाएंगे तो भी सेम पाथ होना चाहिए जिस पाथ से हम आए थे। पहली कंडीशन तो ये है कि रिवर्स शुड फॉलो द सेम पाथ। तो 1 से 2 हम जिस पाथ से गए थे, सो 2 से 1 भी पाथ होना चाहिए सेम, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं बचा हुआ रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो 1 से 2 जाने में क्या हुआ था, जब स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया था तो सिस्टम को 30 यूनिट हीट मिली थी और सराउंडिंग को 30 यूनिट हीट देनी पड़ी थी। और जब 2 से 1 अगर हम आते हैं और अगर मैं बोलता हूं कि सिस्टम हमारा 30 यूनिट हीट रिजेक्ट कर रहा है और किसको दे रहा है? सराउंडिंग को दे रहा है। तो अब ध्यान से देखना, ये सिस्टम था, पहले सिस्टम के पास 30 यूनिट हीट दी, किसने दी? सराउंडिंग ने दी। तो सराउंडिंग के पास तो 30 यूनिट हीट की कमी होगी ना, और वो हीट कहां पे चली गई? सिस्टम के पास चली गई, ओके। अब दोबारा क्या हुआ यहां पे कि जो 30 यूनिट हीट सराउंडिंग ने सिस्टम को दी थी, अब सिस्टम ने वो वापस सराउंडिंग को कर दी 30 यूनिट वापस। तो उससे क्या हुआ कि जो सिस्टम के पास पहले था वो उसके पास वही है, और जो सराउंडिंग के पास पहले था वो दोबारा उसी इनिशियल कंडीशन पे आ गया, ठीक। सो दैट मींस सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपने कहां पे चले गए? इनिशियल स्टेट पे चले गए। तो ना ही तो सिस्टम पे कुछ इफेक्ट आया उसका, ना ही सराउंडिंग पे कोई भी उसका इफेक्ट बचा, क्योंकि जो 30 यूनिट जो ये हीट थी ये सराउंडिंग ने सिस्टम को दी थी, और यही 30 यूनिट हीट सिस्टम ने सराउंडिंग को वापस कर दी। तो दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं बचा। अगर इस तरह से प्रोसेस होता है तो इसको हम रिवर्सेबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब दोबारा से सुनना, मैं सबको समराइज कर रहा हूं कि हमारा ये कोई भी प्रोसेस हुआ था पहले 1 से 2, ये 1 से 2 कोई भी प्रोसेस हुआ था, और इस प्रोसेस में क्या हुआ था? सिस्टम को मिला था हीट, कितना? 30 यूनिट्स हीट मिला था। तो अगर हम रिवर्स करते हैं इस प्रोसेस को, मतलब 2 से 1 करते हैं, तो अगर 2 से 1 भी सेम पाथ फॉलो करे, अगर 2 से 1 भी सेम पाथ फॉलो करे और उसमें, ठीक है, और वो जब 2 से 1 पे चला जाए सिस्टम हमारा वापस, तो उसके बाद सिस्टम और सराउंडिंग किसी के ऊपर भी कोई भी इफेक्ट नहीं बचा हुआ रहना चाहिए। मतलब सिस्टम पहले जहां पे था वहीं पे चला जाना चाहिए, सराउंडिंग पहले जहां पे था वहीं पे पहुंच जाना चाहिए। तो जो 30 यूनिट जो हीट आई थी सराउंडिंग से सिस्टम में, तो ये 30 यूनिट वापस सिस्टम को सराउंडिंग को देनी होगी। तो 30 यूनिट वापस चली जाएगी सिस्टम से सराउंडिंग। तो सिस्टम पहले जहां पे था वापस चला गया, स्टेट 1 पे था वहीं पे चला गया वापस, ठीक है। सराउंडिंग पहले जहां पे था वहीं पे रह गया, क्योंकि 30 यूनिट सराउंडिंग से आई थी, सराउंडिंग को वापस जा चुकी है। 30 यूनिट सिस्टम में ऐड हुई थी और वो 30 यूनिट उस सिस्टम से रिजेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक, ओके। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं? तो वो प्रोसेस जो रिवर्सिबल नहीं होगा उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। सो a process which is not reversible is called a process which is not reversible is called irreversible process। तो अगर कोई प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल नहीं है तो वो इरिवर्सिबल होगा, बस सिंपल, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब देखो मैं आपके एक एग्जांपल से और समझाता हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं पहले कि प्रैक्टिकल में कभी भी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकल में नहीं हो सकता है। उसका वन ऑफ द मेन रीजन है फ्रिक्शन। कोई भी हम प्रोसेस करते हैं उसमें फ्रिक्शन आएगा, और जब भी फ्रिक्शन आएगा तो कभी भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। कैसे, चलो मैं उसका एग्जांपल समझाता हूं आपको। सपोज ये कोई यहां पे सरफेस है और इस सरफेस पे यहां पे कोई ब्लॉक है, ध्यान से देखना है, ब्लॉक है पॉइंट 1 पे और इस ब्लॉक को आपको पॉइंट 2 पर लेके जाना है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, पॉइंट 2 पर लेके जाना है। ठीक है, तो ये ब्लॉक आप यहां से 1 से 2 पर लेकर जाओगे। जब आप इस ब्लॉक को 1 से 2 पर लेके जाओगे, ऑब्वियसली बात है, तो कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको 1 से 2 पर लेके जाओगे तो यहाँ पे ये ब्लॉक के और सरफेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, हीट जनरेट होगी। और वो जब हीट जनरेट होगी तो वो हीट कहाँ पे जाएगी जनरेट होके, वो कहाँ पे डिसिपेट होगी, वो सराउंडिंग में जाएगी, ऑब्वियसली बात है। तो जब इस सराउंडिंग में जाएगी हीट, सपोज मैं बोल रहा हूं तो ये 1 से 2 जाने में इस प्रोसेस में कुछ भी हीट आई, सपोज 20 यूनिट। ठीक है, ओके। अब इसको जब हम वापस 2 से 1 पे लेके आएंगे इस ब्लॉक को, अब रिवर्सेबल होने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको रिवर्स करके देखना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर हमको देखना है कि कोई प्रोसेस रिवर्सेबल है या रिवर्सेबल नहीं है, तो हमको प्रोसेस को रिवर्स करके देखना होगा। और अगर रिवर्स सेम पाथ फॉलो करे और उसके बाद सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट ना बचे, तो हमारा प्रोसेस रिवर्सेबल होगा। तो देखते हैं, चलो। तो जब 1 से 2 आने में मैंने बोला कि 1 से 2 आए और यहां पे सराउंडिंग के अंदर ये इतनी हीट एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, 20 यूनिट्स हीट सराउंडिंग में एक्स्ट्रा आ गई। ओके, अब इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं, 2 से 1 लेके जा रहा हूं दोबारा। अब ध्यान से देखना, अब दोबारा जब 2 से 1 लेके जाएंगे तो यहां पे फिर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो फिर हीट जनरेट होगी। अब वो हीट जनरेट कहां पे होगी, फिर यहां पे आएगी, सराउंडिंग में आएगी। ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूं सेम है, 20 यूनिट हीट फिर सराउंडिंग में आई। ओके, सपोज क्या हुआ, सेम पाथ फॉलो किया रिवर्स ने, लेकिन क्या सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट बचा क्या? हाँ, बिल्कुल बचा हुआ तो है सराउंडिंग पे। देखो, पहले जब हम 1 से 2 जा रहे थे, तो हीट गई 20 यूनिट, कहां पे गई, सराउंडिंग में, बिल्कुल सराउंडिंग में गई। ओके, जब हम 2 से 1 आए तो अगर ध्यान देना, अगर 20 यूनिट हीट सराउंडिंग से वापस जाती, ठीक है, सराउंडिंग से वापस जाती अगर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनना, पहले क्या हुआ, हीट हमारी आई सराउंडिंग में यहां पे 20। अब जब 2 से 1 हम जा रहे हैं तो अगर सराउंडिंग से हीट जाती वापस, तो सराउंडिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, तो सराउंडिंग अपनी इनिशियल कंडीशन पे वापस पहुंच जाता। लेकिन पहले 1 से 2 जाने में तो सराउंडिंग को 20 यूनिट हीट मिली, और 2 से 1 जाने में भी सराउंडिंग को दोबारा 20 यूनिट हीट मिली। तो सराउंडिंग के पास तो टोटल 1 से 2 पहले और उसके बाद 2 से 1 दोबारा, तो इन दोनों प्रोसेस में सराउंडिंग के पास तो टोटल 40 यूनिट हीट आ गई ना। तो सराउंडिंग में तो परमानेंट चेंज आ गया ना। ठीक है, सराउंडिंग में तो ये 40 यूनिट हीट आ गई, ये परमानेंट चेंज आ गया सराउंडिंग के अंदर। तो इसलिए फ्रिक्शन की वजह से कभी भी ये प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमेशा सराउंडिंग में एक परमानेंट चेंज आएगा। तो सराउंडिंग विल ऑलवेज सफर अ परमानेंट चेंज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी और वो हीट हमेशा सराउंडिंग में जाएगी, जो सराउंडिंग में हमेशा एक परमानेंट चेंज लेके आएगी। और सराउंडिंग में अगर परमानेंट चेंज आएगा तो फिर वो कभी भी हमारा रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं हो सकता है। ठीक है, सो यहां पे हम इस एग्जांपल के बाद कुछ पॉइंट लिखेंगे। दैट इज फ्रिक्शन इज वन ऑफ द रीजन। देखो जो मैं लिख रहा हूं ना, जो बता रहा हूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन इज वन ऑफ द रीजन विच मेक्स अ प्रोसेस इरिवर्सिबल। फ्रिक्शन इज वन ऑफ द रीजन विच मेक्स ए प्रोसेस इरिवर्सिबल। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक सबसे मेन रीजन है जो किसी भी प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस बनाता है, और प्रैक्टिकल में कोई भी रिवर्सेबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है।
ठीक, तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम पढ़ते क्यों हैं? हम रिवर्सिबल प्रोसेस को स्टडी करते हैं एज ए बेंचमार्क बिकॉज इट हैज़ द मैक्सिमम इफिशियंसी। क्योंकि फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करेंगे ना। देखो, कभी भी अगर हमको किसी भी प्रोसेस को रिवर्सिबल अज्यूम करना है तो हमको ऑलवेज फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा, और फ्रिक्शन अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो हमने लॉसेज नेग्लेक्ट कर दिए, तो दैट मीन्स इफिशियंसी इंक्रीज हो गई। सो यहां पर हम बोलेंगे कि reversible process has maximum efficiency, so अगर आप स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे हो, ठीक है, और अगर एक तो रिवर्सिबल पाथ है जाने का और एक इरिवर्सिबल है, तो अगर आप रिवर्सिबल से जाओगे तो आपको हमेशा मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी। ओके, ठीक है। And reversible process is used as a benchmark, तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम एक बेंचमार्क की तरह यूज करते हैं हमेशा। ठीक, बेंचमार्क मतलब उसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब जो भी हमारे प्रैक्टिकल प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेस से हम रिवर्सिबल प्रोसेस को कंपेयर करते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल तो एक आइडियल प्रोसेस हुआ ना, तो हमको एक आइडिया हो जाता है कि आइडियल केस में हमको कितनी इफिशियंसी मिलेगी। अगर हम उस प्रोसेस को रिवर्सिबल अज्यूम कर ले तो उसमें कितनी इफिशियंसी मिलेगी, तो हमको पता है वो मैक्सिमम इफिशियंसी होगी, तो उसके आगे तो हम जा नहीं सकते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि उसके पास रहे। ठीक, इसीलिए हम स्टडी करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट रिवर्सिबल प्रोसेस का। सो एक बार और कि किसी भी प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस का बोलेंगे इफ रिवर्स फॉलोज द सेम पाथ। अगर हम उस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं और वो सेम पाथ अगर फॉलो करे और सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट ना बचे, मतलब सिस्टम पहले जहां पे था वहां चला जाए, सराउंडिंग पहले जहां पे था वहीं पे पहुंच जाए, जो सिस्टम से गया था सिस्टम को मिल जाए, जो सराउंडिंग से गया था सराउंडिंग को मिल जाए, कुछ भी किसी के पास एक्स्ट्रा ना हो, कुछ भी किसी के पास कम ना हो, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो अब हम स्टडी करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक, तो यहां पे आपको एक आइडिया होगा कि किस प्रोसेस को हम एक्चुअल में अज्यूम कर सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी तक तो हमने ये स्टडी किया ना कि रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या। अब हम यहां पे देखेंगे कि किस टाइप के प्रोसेस को हम एक्चुअल में अज्यूम कर सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, उसके लिए हमको समझना बहुत जरूरी है। सो देखो, क्वासी मीन्स बहुत ज्यादा, स्टैटिक मीन्स मतलब रुका हुआ। सो इसका क्या मतलब हुआ? क्वासी स्टैटिक मीन्स, ये जो पूरा टर्म है क्वासी स्टैटिक, इसका मतलब होता है वेरी स्लो। ओके, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? वो प्रोसेस जो बहुत ही ज्यादा स्लो मैनर में अकर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, सो प्रोसेस which occur in a very slow manner, तो वो प्रोसेस जो एक बहुत ही ज़्यादा स्लो मैनर में अकर होगा, बहुत धीरे धीरे चलेगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, और यहां पे अब ध्यान से देखना, देखो हमने एक बात बोली थी, अब बिल्कुल ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। मैंने एक बात बोली थी, कोई हमारा सिस्टम है स्टेट 1 पे है, कोई हमारा सिस्टम है स्टेट 2 पे। सो आपको ये पता है, मैंने अभी एग्जांपल लिया था, ये सिस्टम स्टेट 1 पे है और यहाँ पे ये स्टेट 1 पे है और यहाँ पे कुछ हीट का इंटरेक्शन हुआ, और हीट का इंटरेक्शन होने के बाद ये सिस्टम हमारा यहाँ पे चला गया तुरंत स्टेट 2 पे। तो आपको स्टेट 1 पता है, स्टेट 2 पता है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको ये कैसे पता चलेगा कि स्टेट 1 से 2 इस तरह आया है? मतलब कौन से पाथ से आया है? क्या इस पाथ से आया है? क्या इस पाथ से आया है? क्या इस पाथ से आया है? क्या सीधे पाथ से आया है?
ये कैसे पता चलेगा कि 1 से 2 आने का पाथ क्या है? ठीक है, सो दैट मीन्स आपके पास 2 पॉइंट है, आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है, एक स्टेट 1 है, एक स्टेट 2 है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, लेकिन वो कर्व कैसा आएगा वो आप कब पता लगा पाओगे? वो आप तभी तो पता लगा पाओगे जब आपके पास इंटरमीडिएट पॉइंट्स होंगे। ध्यान सुनना, तो किसी भी कर्व को हम कब ड्रॉ कर सकते हैं? जब हमारे पास इंटरमीडिएट पॉइंट्स होंगे। तो ये हमको चल गया पता है स्टेट 1 है, ये हमको चल गया पता है स्टेट 2 है। अगर इसके बीच में हमको और कुछ स्टेजेस पता चल जाए, सपोज इसके बीच में हमको चल जाए पता एक स्टेट यहाँ पे, एक स्टेट यहाँ पे, एक स्टेट यहाँ पे है, अगर हमको ये पता चल जाए तो हम क्या बोलेंगे? इन सबको जब ज्वाइन करेंगे तो इस टाइप से ये वाला कुछ पाथ लिया होगा, फिर हम बोल सकते हैं, है ना? सही बात है। लेकिन अगर हमको इंटरमीडिएट पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो हम नहीं बता सकते हैं कभी भी कि 1 से 2 किस पाथ से आया है। ओके, और अगर जब हमको पाथ ही नहीं पता होगा, अगर हमको पाथ ही नहीं पता होगा तो हम ये कैसे बोल देंगे कि रिवर्स भी सेम पाथ फॉलो हुआ है? जब हमको 1 से 2 जाने का पाथ ही नहीं पता है कि 1 से 2 कौन से पाथ से गया है, हमको ये ही नहीं पता है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि रिवर्स सेम पाथ फॉलो कर रहा है, क्योंकि पाथ का तो पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है, अगर हमको पाथ नहीं पता है, अगर पाथ हमको नहीं पता है तो वो प्रोसेस कभी भी रिवर्सेबल नहीं हो सकता है, वो हमेशा इररिवर्सेबल होगा। ध्यान से सुनना बिल्कुल जो मैंने बोला है। अगर हमको किसी प्रोसेस का पाथ नहीं पता है, हमको सिर्फ ये पता है ये स्टेट पॉइंट 1 है, हमको पता है ये स्टेट पॉइंट 2 है। अब 1 से 2 जाने के लिए उसने कौन सा पाथ फॉलो किया, अगर ये हमको नहीं पता है तो वो प्रोसेस हमेशा इररिवर्सेबल होगा, रिवर्सेबल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि रिवर्सेबल होने के लिए तो पाथ का पता होना जरूरी है ना, क्योंकि पाथ का पता होगा 1 से 2 तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि जो रिवर्सेबल, जो अगर हम प्रोसेस को रिवर्स करते हैं तो क्या रिवर्स भी सेम पाथ फॉलो करेगा, ये चीज हम तभी तो चेक कर पाएंगे ना जब हमको पाथ का पता होगा। अगर हमको पाथ का ही नहीं पता होगा तो इसका मतलब वो प्रोसेस हमेशा इररिवर्सेबल होगा। तो यहां से आपको एक बात चली है पता, अब यहां से आपको आइडिया हो गया है, देखो यहां से आपको यह आइडिया हो गया है कि पाथ का पता होने के लिए इंटरमीडिएट पॉइंट्स का पता होना जरूरी है। और इंटरमीडिएट पॉइंट्स का पता जब ही चलेगा जब कोई प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होगा। जब कोई प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होगा तभी हमको उसकी बीच की स्टेज पता चल पाएंगी। अगर कोई प्रोसेस बहुत तेज हो गया, स्टेट 1 पे था, एकदम से स्टेट 2 पे आ गया, तो हमको बीच की स्टेजेस का पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो हमको उसकी इंटरमीडिएट बीच की स्टेजेस का भी पता होगा। और अगर हमको बीच की स्टेजेस पता होंगी तो हम पाथ को पता लगा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टेट 1 से स्टेट 2 आखिर कौन से पाथ से गया है। अगर पाथ हमको चल गया पता तो फिर हम हो सकता है कि वो रिवर्सेबल हो जाए। तो रिवर्सेबल होने की एक कंडीशन तो ये है कि प्रोसेस बहुत ही स्लो मैनर में होना चाहिए। मतलब प्रोसेस हमारा कैसा होना चाहिए? क्वासी स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, सो एक तो ये बात हो गई। ओके, चलो, और आपको अभी मैंने ये भी बताया था कि फ्रिक्शन एक वन ऑफ द रीजन है जो प्रोसेस को इररिवर्सेबल बनाता है। तो मतलब अगर प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होगा, अब ध्यान सुनना, अगर प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होगा तो हम क्या कर पाएंगे? पाथ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, अगर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर दें, सो जो मेन रीजन है इररिवर्सेबल बनाने का, ठीक है, प्रोसेस को, उसको भी हम खत्म कर दें, तो इस तरह के प्रोसेस को हम रिवर्सेबल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आइडियली तो पूरा रिवर्सेबल कभी कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रोसेस को हम रिवर्सेबल कंसीडर कर सकते हैं। किस तरह के प्रोसेस को? सो यहां पर मैं एक पॉइंट लिखूंगा नोट करके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में कई बार ये पूछा गया है। क्या पॉइंट है? कि फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, frictionless quasi-static process can be considered as a
रिवर्सिबल प्रोसेस, कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर कोई प्रोसेस क्वासी स्टैटिक मतलब बहुत ही स्लो मैनर में हो और वो उसको हम फ्रिक्शनलेस एज्यूम कर लें, अगर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर लें, तो उस तरह के प्रोसेस को हम रिवर्सेबल एज्यूम कर सकते हैं। आइडियली तो कोई रिवर्सेबल नहीं होता है, इस तरह के प्रोसेस को हम रिवर्सेबल एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा क्यों है हम ये जान चुके हैं, ठीक है। फ्रिक्शन एक रीजन है बहुत ही बड़ा जो प्रोसेस को रिवर्सेबल बनाता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो सराउंडिंग होगी वो हमेशा परमानेंट चेंज उसमें होगा, ठीक है। तो सराउंडिंग ऑलवेज सफर अ परमानेंट चेंज ड्यू टू फ्रिक्शन, इसलिए फ्रिक्शन एक रीजन है। और क्वासी स्टैटिक होने का मतलब है बहुत धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे अगर होगा तो हमको इंटरमीडिएट पॉइंट्स पता होंगे। अगर इंटरमीडिएट पॉइंट्स इंटरमीडिएट स्टेट पता होंगी तो हम उस प्रोसेस को ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं तो हम ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से दिखाता हूं, ठीक है, यहां से आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। सपोज यहां पे मैं कंसीडर करता हूं एक ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यहां पे, इस एग्जाम्पल के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, एकदम क्लियर। तो यहां पे कुछ गैस है, ठीक है, यहां पे कुछ गैस, ओके। सो अब क्या हुआ सपोज, और यहां पे लग रहा है स्टॉपर, ये क्या है स्टॉपर। स्टॉपर मींस कि जो पिस्टन है हमारा इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये पिस्टन की एक्सट्रीम पॉइंट होगी, ओके। तो आपने क्या किया, सपोज इसको एकदम से यहां पे वर्क प्रोवाइड किया, या आपने यहां पे क्या किया, इधर से हीट किया। क्या क्या इधर से आपने हीट प्रोवाइड की, क्यों, कैसे प्रोवाइड की, कुछ भी आपने यहां पे फ्लेम लगा दी, बर्नर लगा दिया, ठीक है, और आप यहाँ पर हीट कर रहे हो, आपने इसको हीट दी। तो ये सपोज यहाँ पे सिस्टम, अगर मैं बोलूँ कि सिस्टम हमारा यहाँ पे स्टेट 1 पे था, ठीक है, पहले आपने हीट नहीं दी थी, तो आप यहाँ पे पहले आपने हीट नहीं दी थी। अगर आपने उस टाइम पे हीट नहीं दी थी तो सिस्टम यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे था। हमने चेक किया प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपने जब हीट प्रोवाइड की तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा और सीधा यहाँ पे जाकर रुकेगा। पिस्टन कहाँ पे जाकर रुकेगा, पिस्टन यहाँ पे जाकर रुकेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे जाके पिस्टन रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो उसके कुछ ही टाइम बाद प्रेशर और टेम्परेचर फिर हमारे अंदर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपने हीट वहाँ पे से रिमूव कर दी तो फिर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद हम वहाँ पे उसको मेजर कर लेंगे और हम बोल देंगे सिस्टम हमारा स्टेट 2 पे। और यहाँ पे जब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, जब हम इसको प्लॉट करेंगे, सो ये सिस्टम स्टेट 1 पे था और ये सिस्टम हमारा स्टेट 2 पे। हमको सिर्फ इतना पता है, हमको स्टेट 1 पे पता है कि क्या कंडीशन है, प्रॉपर्टीज पता है, स्टेट 2 पे पता है क्या कंडीशन है, क्या प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ हमको नहीं पता। इसके बीच में तो हमने हीट दी थी और पिस्टन हमारा यहां से चला और डायरेक्ट यहां पे स्टॉपर के पास जाके रुका। इसके बीच में क्या हुआ था हमको नहीं पता। तो जब हमको, अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं, जब हमको एक्चुअल पाथ का पता नहीं होता है, जब हमको एक्चुअल पाथ का पता नहीं होता है तो हम ऑलवेज उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं कि प्रोसेस 1 से 2 हुआ, लेकिन डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। तो डॉटेड लाइन से शो करने का मतलब है कि ये इररिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो ऑलवेज जो भी प्रोसेस डॉटेड लाइन से शो होगा वो इररिवर्सिबल। यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि इसने ये पाथ लिया, नहीं। डॉटेड लाइन शो करने का मतलब है कि हमको दिखाना था कि 1 से 2 गया है, तो हमने इसलिए डॉटेड लाइन से शो किया। इसका मतलब हमको पाथ का नहीं पता है, ये कोई भी पाथ हो सकता है, ठीक। तो आप 1 से 2 ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, कैसे भी दिखा सकते हो। तो अगर डॉटेड लाइन है तो इसका मतलब ये है कि आपको पाथ का नहीं पता है एक्चुअल में कि कौन से पाथ से 1 से 2 आया है, और ये प्रोसेस हमेशा इररिवर्सिबल होगा क्योंकि ये फास्ट हुआ है। तो पिस्टन हमारा यहां पे था, यहां से पिस्टन यहां पे पहुंच गया एकदम, तो ये प्रोसेस फास्ट हुआ है, तो ये इररिवर्सिबल होगा, ठीक। और यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा कब किसी प्रोसेस को रिवर्सेबल अज्यूम कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस कोई धीरे धीरे बहुत स्लो मैनर में हो सकता है, किस प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक हम अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें फिगर 1 में यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है, ये सिलेंडर है और यहाँ पे आपकी गैस है, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और यहाँ पे क्या है, गैस। तो अभी यहाँ पे हमने देखा और हमने इसकी कंडीशन चेक की, क्योंकि अभी ये क्या है, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट पे,
ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ यहाँ पे अभी सेम है। तो हमने इसकी स्टेट चेक की और हमने यहाँ पे ये इसको नाम दे दिया स्टेट 1 पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब अगर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से हीट करते हैं, सपोज ये यहाँ से अगर मैं इसको हीट करता हूँ, डेट इज इसको मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ क्यों, तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपको पता है ये पिस्टन यहाँ से ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे स्टॉपर पे जाके एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुकेगा। तो हमको या तो ये स्टेट 1 पता होगी या फिर जब वो लास्ट में वहां पे जाके पिस्टन रुक जाएगा और फिर हम इसको हीट सप्लाई करना बंद कर देंगे, फिर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएगा और फिर हमको वो लास्ट वाली स्टेट पता होगी। हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पता होगी लेकिन पाथ नहीं पता होगा। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, ये इरिवर्सेबल प्रोसेस होगी, ठीक है। तो सपोज हमने इसको यहां से हीट दिया, लेकिन हमने और क्या कर दिया, साथ में इसके ऊपर इतना वेट रख दिया कि ये ऊपर नहीं मूव हो पा रहा है। ध्यान से देखना, ठीक है। ये इसके ऊपर हमने पिस्टन के ऊपर वेट पुट ऑन कर दिए ये, तो यहाँ पे मैंने सपोज 4 वेट यहाँ पे पिस्टन के ऊपर ये पुट कर दी, ठीक है। अब पिस्टन के ऊपर वेट पुट कर दिए हैं तो ये इतना वेट है कि पिस्टन अभी यहाँ पे मूव नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब ध्यान से देखना बिल्कुल, अब मैं सबसे ऊपर वाला बस ये वाला वेट जब रिमूव करूंगा तो जब इस वाले, अभी हमने हीट देना स्टार्ट कर दिया, हीट हम दे चुके हैं, तो जब मैं ऊपर वाला वेट रिमूव करूंगा तो पिस्टन मेरा क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, ठीक है। पिस्टन मेरा ये यहां से यहां पे आ जाएगा, पिस्टन यहां पे, ठीक है। पिस्टन मेरा मूव करेगा थोड़ा सा और ये यहां पे आके फिर रुक जाएगा क्योंकि इसके ऊपर अभी भी 3 वेट यहां पे रखे हुए हैं इस तरह से, ओके। तो यहां पे रुक जाएगा और यहां पे हमारी क्या होगी, गैस होगी, यहां पे गैस होगी। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, अब हमने एक वेट रिमूव किया है, एक वेट रिमूव किया तो पिस्टन थोड़ा सा मूव हुआ और फिर रुक गया, इसका मतलब क्या है, फिर ये किस में आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। अब हम यहाँ पे फिर स्टेट नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे इस वाली स्टेट को मैं बोल रहा हूं क्या, 1 ठीक है। ये 1 स्टेट हो गया, 1 स्टेट हो गई यहाँ पे, क्लियर। तो उसके बाद में क्या कर रहा हूं, उसके बाद में एक वेट और रिमूव करूंगा। तो जब एक वेट और रिमूव करूंगा तो पिस्टन थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे पिस्टन थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूव करेगा और अब इसके ऊपर कितने वेट बचे हैं, 2 वेट बचे हुए हैं बस, और फिर यहाँ पे रुक जाएगा पिस्टन। फिर जब पिस्टन यहाँ पे रुक जाएगा तो यहाँ पे फिर थोड़ा एक्सपेंशन होगा गैस का, फिर इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, इसकी कंडीशन चेंज होगी और फिर यहाँ पे स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ सपोज यहाँ पे स्टेट, इसको पहले 1 थी, सपोज चलो यहाँ पे 2 हो गई, अभी स्टेट 3 हो गई। तो इस तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, एक एक करके वेट रिमूव करता हूं, एक वेट रिमूव, एक वेट रिमूव, एक वेट रिमूव, तो पिस्टन क्या करेगा, बहुत धीरे 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 मूव करेगा और हर बार मेरे को इंटरमीडिएट स्टेट मिल जाएगी, ठीक है। और जब इंटरमीडिएट स्टेट मिल जाएगी तो चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम थर्मोडायनामिक स्केल में उस पाथ को यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। सो यहां पे इनिशियल पॉइंट सपोज ये था 1 और फाइनल कोई पॉइंट सपोज ये है 5। अब अगर आपने ये बहुत धीरे धीरे किया है प्रोसेस, एक वेट रिमूव किया तो आपको एक और पॉइंट मिल गया यहां पे, तो ये मिल गया आपको सपोज 0.2, ठीक है। फिर आपने एक वेट और रिमूव किया, ये मिल गया आपको यहां पे 0.3, एक और स्टेट मिल गई मतलब। फिर आपने एक वेट और रिमूव किया, ये मिल गया आपको 0.4, एक और स्टेट मिल गई और लास्ट में स्टेट 5। तो जब आपको इंटरमीडिएट स्टेट्स मिल गई हैं तो फिर आप क्या करोगे, इन सबको ज्वाइन करोगे पॉइंट्स को, और यही हमारा क्या होगा, पाथ होगा इस प्रोसेस का। तो ये आपका पाथ होगा इस प्रोसेस का, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो मैनर में हुआ है और स्लो मैनर में हुआ है तो हमको इंटरमीडिएट स्टेट मिली है, इंटरमीडिएट स्टेट मिली है तो हम इसको थर्मोडायनामिक स्केल पर शो कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक स्केल पर शो कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक स्केल पे शो कर सकते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, थर्मोडायनामिक स्केल पे सिर्फ उसी को शो कर सकते हैं जो प्रोसेस बहुत ही स्लो मैनर में होगा, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि क्वासी स्टैटिक फ्रिक्शनलेस प्रोसेस हम रिवर्सेबल प्रोसेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो अब आपको ध्यान रखना है हमेशा, तो कभी भी अगर यहां से ये स्टेट
सपोज ये स्टेट पॉइंट 2 है। अगर आपको इस तरह से कंप्लीट लाइन से शो किया हुआ है प्रोसेस, अगर कंप्लीट लाइन से शो किया हुआ है प्रोसेस, तो इसका मतलब वो प्रोसेस बहुत स्लो मैनर में है, तो तभी तो आपको पाथ मिला ना। और अगर हम उसको फ्रिक्शनलेस भी बोल दें तो ये रिवर्सेबल प्रोसेस होगा ऑलवेज। तो अगर आपको कोई भी प्रोसेस शो किया हुआ है कंप्लीट लाइन से तो वो रिवर्सेबल प्रोसेस हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी प्रोसेस आपको 1 से 2 अगर डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है तो डॉटेड लाइन से शो करने का मतलब है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पे मैं ये समराइज कर रहा हूं कि जब भी हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसको हमेशा हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, और जब भी हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, ऑलवेज कंप्लीट लाइन से शो करेंगे, क्योंकि हमको उसका पाथ पता है, हमको इंटरमीडिएट पॉइंट्स पता है, ठीक। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए, ठीक है, स्लो होगा तभी इंटरमीडिएट पॉइंट्स मिलेंगे, तभी हमको पाथ पता होगा, और फ्रिक्शन को हमको नेग्लेक्ट करना है, तो हम किसी भी प्रोसेस को रिवर्सिबल अज्यूम कर सकते हैं। और डेफिनेशन क्या है कि रिवर्स शुड फॉलो द सेम डायरेक्शन विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम और सराउंडिंग। और रिवर्सिबल प्रोसेस की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये एक आइडियल प्रोसेस है, प्रैक्टिकल में ये एग्जिस्ट नहीं करता, और इसको हम यूज़ करते हैं एज ए बेंचमार्क, ठीक। तो अब कभी भी किसी भी साइकिल पे अगर आपको कोई भी प्रोसेस अगर कंप्लीट लाइन से शो किया हुआ है तो वो हमेशा रिवर्सेबल प्रोसेस होगा। अगर वो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है तो वो इरिवर्सेबल प्रोसेस होगा, ठीक। सो आई होप आपको ये अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा रिवर्सेबल इरिवर्सेबल प्रोसेस का, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज टेम्परेचर, ठीक है, व्हाट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, और व्हाट इज ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो टेम्परेचर की बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस टाइप की वीडियो आपको रेगुलरली ये मिलती रहेगी, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स पूरा हम कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।